दोस्तों नमस्कार। अगर सत्ता नहीं तो सियासत कैसी, और अगर राजनीति के केंद्र में आप खुद नहीं तो फिर राजनीति कैसी। महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में शरद पवार, और शरद पवार के बगैर महाराष्ट्र की राजनीति को ना आप पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। सत्ता में किसे आना है, किसे सत्ता से हटाना है, सत्ता तक कैसे पहुंचना है, तमाम जोड़ तोड़ लगातार बिना शरद पवार के संभव महाराष्ट्र की राजनीति में हो ही नहीं सकते हैं। और मौजूदा वक्त का सच भी यही है, और यह सच दरअसल इतिहास के उन पन्नों में लिखा गया जिसका राजनीतिक प्रयोग किसी और ने नहीं, शरद पवार ने ही किया। वही शरद पवार जब एनसीपी से रिटायर होते हुए अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान करते हैं तो हड़कंप मच जाती है। हड़कंप तो मचना ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के बगैर चल नहीं सकती है। और शरद पवार हैं और राजनीति में नहीं, ऐसा कोई सोच सकता नहीं है। तो यह कदम शरद पवार ने क्यों उठाया, और ऐसे मौके पर क्यों उठाया जब अगले बरस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे 4 महीने पहले देश के चुनाव होने हैं, यानी लोकसभा चुनाव। और 2024 का बरस जो है ये एनसीपी के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, शिवसेना के लिए, और एक लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे ऐन पहले रिटायर्ड होने का जिक्र, एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान, बहुत कुछ कह जाता है। और यह सब कुछ अतीत के उन पन्नों में या इतिहास के उन पन्नों में गुम है जो 45 बरस पहले राजनीतिक प्रयोग शरद पवार ने किया था। याद कीजिए 1977 में जब कांग्रेस टूटी तो एक कांग्रेस आई बनी और दूसरी कांग्रेस यू बनी। शरद पवार कांग्रेस आई यानी इंदिरा गांधी के साथ नहीं गए, वो कांग्रेस यू के साथ गए, और उन्हीं के टिकट से लड़कर उन्होंने अगुवाई करते हुए महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा। जनता पार्टी सत्ता में नहीं आए तो कांग्रेस आई और कांग्रेस यू ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन एक झटके में कांग्रेस यू को भी तोड़ दिया और समर्थन जनता पार्टी से ले लिया और मुख्यमंत्री बन गए। 45 बरस पुराना यह किस्सा इसलिए मायने रखता है कि आप जिसके खिलाफ थे उसका साथ आप लेकर मुख्यमंत्री बन गए। और उस पन्नों को आगे पलटिएगा तो 1999 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद पर जाएं ना जाएं, इसको लेकर जब विरोध के स्वर हुए तो सबसे पहले झंडा शरद पवार ने उठाया, साथ में संगमा और तारिक अनवर, और वहां से निकलकर एनसीपी बनाई थी। अब सवाल यह था कि जो कांग्रेस से निकलकर सोनिया गांधी का विरोध करते हुए एनसीपी बनाता है, वही महाराष्ट्र राज्य में 15 बरस तक कांग्रेस के साथ रहता है। सियासत का यह दूसरा नायाब प्रयोग था। लेकिन मौजूदा वक्त में वो कौन सी स्थिति और कौन सी राजनीति है जिसमें पहली बार शरद पवार को लगा कि शायद उनके भतीजे बीजेपी में तो नहीं चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो पार्टी टूट तो नहीं जाएगी, क्योंकि रहते हुए उन्होंने देख लिया नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा भी 2023 में छिन गया। रहते हुए देख लिया कि शिवसेना के साथ खड़े हुए कांग्रेस उनके ऊपर निर्भर होकर खड़ी हो गई और एक महागठबंधन बन गया। कई पेच हैं इसमें, आज हर पेच को खोलें उससे पहले जो लिख के दिया और जो कह के बोला, दोनों बातों पर गौर करना जरूरी है कि शरद पवार ने आज जो कहा वो क्या कहा। शरद पवार ने बकायदा लिखा एक कागज में, मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर्ड नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रम में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में रहूं या हूं, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। और नीचे हस्ताक्षर शरद पवार। यह लिखा उन्होंने कागज में, अंग्रेजी में लिखा गया।
लेकिन जब वो अपने कार्यकर्ताओं के सामने आए, अपनी बायोग्राफी के विमोचन के दिन उनको सबको बुलाया गया था और ये मुंबई के वाईवी चौहान सेंटर में ठीक जिस समय 12:45 हो रहे थे, उस समय जब वो भाषण देने खड़े हुए, क्योंकि उससे पहले जो किताब थी वह लोक भूल भुलैया संगति, यही बायोग्राफी है जो लिखी गई है। लेकिन 12:45 पर जब वो खड़े हुए तो उन्होंने जो कहा, पहले आप उसे सुन लीजिए। अजी कुमार सुने, आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमुक्तच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही, आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। और इसके बाद तो हंगामा मच गया। उस हॉल के भीतर कोई रो रहा था, कोई नारे लगा रहा था, शोर ही शोर था। हर कोई इस बात पर सहमति जताने की स्थिति में नहीं था कि शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ देंगे, रिटायर हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा संपर्क बना रहेगा और जो नया अध्यक्ष होगा उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बना दी। ये एक अलग हिस्सा है उस पन्ने का कि जिस कमेटी में लोग शामिल हैं वो केंद्र सरकार के निशाने पर हैं। 6 से ज्यादा ऐसे लोग जो ईडी के फाइल में जिनका नाम दर्ज है, वो चाहे अजीत पवार हों, चाहे प्रफुल्ल पटेल हों, चाहे वो अनिल देशमुख हों, चाहे छगन भुजबल हों, चाहे हसन मुशर्रफ हों, एक लंबी कतार है। ये सभी उस कमेटी का हिस्सा बने या बनाए गए जो कि अगले अध्यक्ष को तय करेगा। इसमें सुप्रिया सूले का नाम भी, सुनील तटकरे का नाम भी, इसमें धनंजय मुंडे का नाम भी, जयदेव का गायकवाड़ का नाम भी, इसमें जितेंद्र आहाट का नाम भी और राजेश टोपे का नाम भी, दिलीप पाटिल भी, के शर्मा भी, पीसी चाको भी और पार्टी के जो भी सेल हैं उनके तमाम प्रमुख जो हैं उनके नाम इसमें शामिल किए गए। सवाल दो आपके जहन में होगा या किसी के जहन में भी होगा। ऐसे मौके पर जब यह माना जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी हालत में शिंदे के अनुकूल नहीं होगा, यानी उस वक्त के मुख्यमंत्री जो कि शिवसेना से निकल कर आए हैं, उनकी कुर्सी जाएगी ही, लगभग यह माना जा चुका है। और ऐसे में यह भी माना जा रहा था या माना जा रहा है अभी भी कि अजीत पवार यहां से निकलेंगे और सत्ता नहीं तो राजनीति नहीं के मंत्र को आत्मसात करते हुए बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे और उनके साथ एक तमाम वो कतार होगी जो ईडी सीबीआई के दायरे में है या जिसे सत्ता चाहिए। शरद पवार ने क्या यहां पर एक ऐसा दांव खेला जिसमें हर चीज निशाने पर है। निशाने पर इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के बीच अगर आप आज खड़े होकर देखिएगा तो आपके जहन में बिल्कुल नए नए सवाल होंगे। शरद पवार की मौजूदगी एनसीपी के जरिए जब रही तो यह माना गया कि वो कांग्रेस के करीब हैं, लेकिन किसी क्षण भी वह बीजेपी के साथ जा सकते हैं, वह किसी भी क्षण शिवसेना के साथ जा सकते हैं। यह उनकी राजनीतिक ताकत या उनका राजनीतिक विस्तार, जो भी आप कहिए, यह रहा जरूर। अब लेकिन मौजूदा वक्त में आप देखिएगा तो जब से शिवसेना निकल कर आई, यानी बीजेपी के साथ नहीं खड़ी हुई, यानी शिवसेना के शब्दों में कहें या उद्धव ठाकरे के शब्दों में कहें तो हम उन दो गुजरातियों के साथ खड़े हो नहीं सकते हैं जिन्होंने पार्टी तोड़ दी, जो किसी भी हालत में सत्ता चाहते हैं और उस हालत में हम सत्ता देने को तैयार नहीं। ये चाहते हैं शिवसेना खत्म हो जाए। ऐसा होगा नहीं तो क्या वापस शिवसेना का बीजेपी के पास लौटना सक्षम नहीं या संभव ही नहीं है। और मौजूदा वक्त में जब एनसीपी और कांग्रेस पीछे खड़ी हो और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाए तो यह बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। बाला साहब ठाकरे रिमोट से सत्ता चलाते थे। यहां पर उद्धव ठाकरे को मनाया किसने? मनाया बकायदा शरद पवार ने। जो पूरी अघाड़ी सरकार बनाई वह पूरी की पूरी सोच शरद पवार की थी और शरद पवार ने इसका एक पन्ना अपनी किताब में भी लिखा है, जो एक बहुत साफ तरीके से इंडिकेट करता है कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति और इस देश की राजनीति के भीतर मौजूदा वक्त में बीजेपी या फिर मोदी अमित शाह जो खेल खेल रहे हैं उसके अनुकूल कोई हो नहीं सकता है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब 38 बरस की उम्र में
मुख्यमंत्री बन सकते हैं शरद पवार। कांग्रेस से निकलकर, कांग्रेस यू को तोड़कर, जनता पार्टी का साथ लेकर, तो फिर उनके भतीजे अजीत पवार 64 बरस की उम्र में यह खेल क्यों नहीं कर सकते हैं, और क्यों नहीं करना चाहिए उनको? राजनीतिक पाठ उन्होंने चचा से ही पढ़ा है। तो क्या जो साहेब की पहचान लिए थे, दरअसल वही चाल अजीत पवार इस दौर में चल रहे थे? चाहे वो अपने ट्विटर हैंडल से एनसीपी का तमगा हटाना हो, चाहे रैलियों में नहीं जाना हो, चाहे भाषण नहीं देना हो, चाहे सत्ता के लिए ये कहने को तैयार हो जाएं मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। और हर किसी को पता है 2024 में अगर लोकसभा के चुनाव में मोदी ताकत से जीतते हैं तो इसका राजनीतिक असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा, और 3 महीने या 4 महीने के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होंगे। यानी अजीत पवार की 2029 में उम्र 70 बरस की होगी। 10 बरस छोटी सुप्रिया सूले हैं, जो आज कुछ नहीं बोली, समर्थकों के साथ रही, उनके साथ बैठी रही, बातचीत करती रही, बोली कुछ नहीं पब्लिकली। मैसेज बहुत साफ है राजनीतिक तौर पर। जो बीजेपी सोच रही थी या दिल्ली से बैठकर जो सोचा जा रहा था महाराष्ट्र की राजनीति में, वह एक झटके में शरद पवार ने उसको उलट दिया और अपनी ताकत बतला दी। यह तो पहला निशाना है। दूसरा निशाना उद्धव ठाकरे ने जो राजनीतिक पहचान नहीं पाई है। एक तरफ सहानुभूति उनके साथ, शहीद की मुद्रा में वो है, और राजनीतिक तौर पर ताकतवर होकर उभर रहे हैं, जो कल की रैली में ही नजर आया। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर जो कल तक चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति शरद पवार की थी, आज की तारीख में वह उद्धव ठाकरे के साथ आ सकती है या आने लगी है? क्योंकि उद्धव ठाकरे राजनीतिक तौर पर बीजेपी के साथ जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ अगर शरद पवार और कांग्रेस मिलकर सियासत साधे तो यह एक नई राजनीति थी जो महाविकास अघाड़ी के तौर पर प्रयोग किया गया। लेकिन आगे की परिस्थिति बतलाती है कि दरअसल अब उद्धव ठाकरे उस चेक एंड बैलेंस की परिस्थिति में है जहां उनकी ताकत मायने रखती है। और महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कोई बहुत बड़ा वोट बैंक इधर से उधर नहीं कर पाती है। कर्नाटक में 10% तक का वोट बैंक एक झटके में स्विप कर जाता है बीजेपी के पक्ष में जब वह लोकसभा का चुनाव लड़ती है। लेकिन महाराष्ट्र में 2% से ज्यादा वोट इधर से उधर नहीं होते हैं, वो चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। और ध्यान अगर दीजिएगा तो लगभग 50% वोट मौजूदा वक्त में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पास है। यानी बहुत मतलब साफ है कि 2024 में 48 सीटों पर जो लोकसभा के चुनाव होंगे, अगर ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी साथ खड़ी रहती है तो मुश्किल है बीजेपी का डबल डिजिट में भी पहुंच पाना। वो सिंगल डिजिट में सिमट कर रह जाएगी। यह स्थिति मौजूदा वक्त में वोट बैंक के आंकड़े कहते हैं। लेकिन एक क्षण के लिए इसलिए लौटिए कि शरद पवार ने जो अपनी बायोग्राफी के भीतर लिखा है, पन्ना नंबर 319, उसमें वह लिखते हैं महाविकास अघाड़ी को लेकर, शिवसेना को लेकर, मौजूदा वक्त में बीजेपी को लेकर। उन्होंने लिखा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार सिर्फ सत्ता का खेल नहीं थी। अन्य पार्टियों को दबाकर, अन्य पार्टियों का महत्व किसी ना किसी तरह से खत्म करके राजनीतिक वर्चस्व निर्माण करने वाली भाजपा को यह करारा जवाब था। कोई अपनी बायोग्राफी में इस बात का जिक्र कर रहा है तो क्या इस इस्तीफे को इस बात से जोड़ा जा सकता है कि शरद पवार राजनीतिक तौर पर बीजेपी के साथ खड़े होंगे? यकीनी तौर पर नहीं। पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल, क्या अजीत पवार इस दौर में कुलांचे मारना चाहते थे? उसका कुछ हिस्सा आगे के पैराग्राफ में देखिए जो पेज नंबर 319 में है। महाविकास अघाड़ी की सरकार भाजपा को देश में मिली सबसे बड़ी चुनौती थी। वो बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे उन्होंने क्या खेल कर दिया। यह सरकार अस्थिर करने का प्रयास होगा, इसकी कल्पना मुझे थी। यानी बीजेपी ने जो खेल किया इसकी कल्पना उन्हें थी। हम हमारे लेवल पर हम इसे हैंडल करने में सक्षम थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने से शिवसेना के भीतर तूफान आएगा, इसका हमें अंदाजा नहीं था।
और यह असंतोष खत्म करने में शिवसेना नेतृत्व ब्रैकेट में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कम पड़ गए। संघर्ष न करते हुए उद्धव जी के इस्तीफे देने के कारण महाविकास अघाड़ी की सत्ता को पूर्ण विराम लग गया। यह मैसेज बहुत साफ है कि क्या जो सोचा जा रहा है शिवसेना और शरद पवार की निकटता या शरद पवार की राजनीतिक प्रयोग को लेकर शिवसेना के आगे बढ़ने की सोच, वह भी एक झटके में क्या अब इसके बाद बदल जाएगी? क्या ये एक सियासी तौर पर सत्ता चाहिए? अब यहां पर खेल दूसरे नजरिए से भी देखिए तो क्या बीजेपी के पास अब सिवाय शरद पवार के कोई ऑप्शन नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए? यकीनी तौर पर, यानी शरद पवार की बार्गेनिंग पावर एक झटके में दोबारा उस परिस्थिति में आकर खड़ी हो गई जहां पर बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जो एक लिहाज से राजनीतिक टकराव की परिस्थिति को दोनों आमने सामने खड़े थे, वह झेल रहे थे, उसमें एक बार फिर बिना शरद पवार के बीजेपी राजनीति साध नहीं सकती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। यह मैसेज और साफ हो गया। अब यहां पर एक तीसरी परिस्थिति में निकल कर आइए, क्योंकि वो शरद पवार ही हैं जिन्होंने अपने तौर पर जेपीसी की मांग जो अदानी कांड को लेकर थी उसको खारिज किया। विपक्ष की एकजुटता में बार बार कभी इधर कभी उधर नजर आए। ममता बनर्जी जब पहुंची मुंबई तो ममता बनर्जी के साथ खड़े और ममता बनर्जी ने खड़े खड़े कांग्रेस को खारिज कर दिया। वो अडानी ही थे जो शरद पवार के घर भी चले गए शायद शुभेच्छा देने के लिए कि आपने जेपीसी का विरोध किया, हमारे पक्ष में खड़े हुए और उस कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसके पक्ष में आ गए। लेकिन यहां से बात असल शुरू होती है जिसका जिक्र राजनीतिक तौर पर जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप परखिएगा तो बीजेपी के पास जो लोकसभा की सीट है और जो विधानसभा की सीट है वह लगभग 23 से 28% के बीच वोटिंग चलती है। मसलन 2019 में बीजेपी को मिले 25.5% और उससे पहले 2014 में जब आंधी चली थी नरेंद्र मोदी की 2014 में, उस समय मिले थे 28%, जो बीजेपी का मैक्सिमम था वोट बैंक। शिवसेना अपने तौर पर 16% 2019 में वोट लाती है, 19.5% 2014 में लेकर आती है। शिवसेना के बाद एनसीपी आइएगा तो यह लगभग 16-17% इसका हमेशा से रहा है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। कांग्रेस भी कमोवेश इसी लिहाज से चलती है और कांग्रेस भी 16 से 18% के बीच चलती रहती है। और अगर लोकसभा चुनाव के भीतर भी आइएगा तो भी बीजेपी को 27% से ज्यादा वोट पिछली बार नहीं मिले। शिवसेना 23% थी, कांग्रेस और एनसीपी दोनों लगभग 16%, 17%। यानी ध्यान दीजिए, अगर यह गठबंधन बना रहता है तो क्या विधानसभा और क्या लोकसभा, बीजेपी की तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जो सोचा गया एकनाथ शिंदे के जरिए और जब लाभ नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में अगली परिस्थिति थी किसी को तो साथ लेना पड़ेगा। तो क्या कभी नीतीश कुमार को साधा गया बिहार में, तो महाराष्ट्र में क्या पवार को साधा जाएगा? वो अजीत पवार से काम चलेगा या नहीं चलेगा, यह भी सवाल था। क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा बड़े वोट बैंक की परिस्थिति 26-27%, 26-27% मराठा है। यहां ओबीसी की राजनीति उस रूप में नहीं चलेगी जो मराठा राजनीति चलती है। ओबीसी ओवरऑल 33-34% है, लेकिन 26% मराठा है। यह अपने आप में मायने रखता है। 5.5, 6.5% ब्राह्मण है। बनिया लगभग 4% है, अग्रवाल बनिया जिसका जिक्र होता है। एससी लगभग शेड्यूल कास्ट जो है वो लगभग 12% है। मुस्लिम लगभग 11.5-12% है। यानी राजनीति साधना आपके लिए बहुत ही टेढ़ी कीड़ है। महाराष्ट्र के भीतर में ना सोशल इंजीनियरिंग चलेगी, ना सांप्रदायिक भावना चलेगी, और उसमें आपको एक सहयोगी चाहिए। कल तक एक लकीर खींची जाती थी जब शिवसेना साथ थी, लेकिन यहां तो हिंदुत्व वोट भी बट गया और शिवसेना अब कम से कम बीजेपी के साथ जा सकती है, लेकिन गुजराती बंधुओं के साथ नहीं जाएगी। यह मैसेज कई बार मंचों से खुले तौर पर दिया गया और उद्धव ठाकरे ने कल भी यह संकेत जिस तेवर के साथ दिए वो मैसेज बहुत साफ था और लोगों के लिए या वोटरों के लिए या महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति के लिए उद्धव ठाकरे अब असल आईबॉल हो गए हैं।
वो हैं तो फिर उसका यानी राजनीति बदल रही है। महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति, कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं, एनसीपी के लीडरशिप को चुनौती देते हुए परिवार के भीतर का शोर, शिवसेना के भीतर पहली बार कमान और बागडोर और पॉलिटिकल नेतृत्व भी थामने के लिए ठाकरे परिवार तैयार, ब्राह्मण नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी और बीजेपी की राजनीतिक जमीन पोपली होती हुई, जहां हिंदुत्व भी नहीं चल पा रहा है। अब यहां पर कौन सा खेल चलेगा? इसीलिए जिस राजनीति को साधते हुए पूरा सफर तय किया है शरद पवार ने हर सरकार में, और 1977 से जो उन्होंने राजनीति साधी है, उसका एक ऐसे पॉइंट पर आकर रुके हैं जब इस देश की राजनीति के भीतर महाराष्ट्र की राजनीति की अहमियत और उसके नेताओं की अहमियत एक झटके में खत्म कर दी गई, और जैसे मनचाहा वैसे इस देश के संस्थानों को अपने अनुकूल करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की चूल्हे हिला दी गई। और शरद पवार जानते हैं कि उनके खिलाफ कोई आज से नहीं, वोरा कमेटी की रिपोर्ट 1992 में आई थी। राजनीति के भीतर धनबल और बाहुबल, माफियागिरी और माफियागिरी का राजनीतिकरण, इन सारी परिस्थितियों को तो वोरा कमेटी में दर्ज था। बावजूद इसके भारत की राजनीति में शरद पवार राजनीतिक मंत्र देते हुए सत्ता प्राप्ति की पहचान के साथ लगातार जुटे रहे। मौजूदा वक्त में यह सवाल सिर्फ एनसीपी के भीतर शोर शराबे भर का नहीं है। महाराष्ट्र के हर जिले में जो सबसे ताकतवर पैसे वाला होगा वो शरद पवार के साथ होगा। शरद पवार की राजनीति ये कहती है। लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर जो भी पैसे वाला होगा वह इस दौर में मोदी और शाह से घबराएगा और कतराएगा, क्योंकि दरवाजे पर कल ईडी और सीबीआई खड़ी होगी। भारत की राजनीति का 2024 टर्निंग पॉइंट है, और उस टर्निंग पॉइंट की शुरुआत लोकसभा चुनाव से होनी है, और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति। शरद पवार संयम बरत रहे हैं, अजीत पवार हड़बड़ाहट में है, जल्दबाजी में है। इंतजार कुछ और करना होगा, क्योंकि इस सियासत के कई करवट अभी और लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।